बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमने जो है टॉपिक पढ़ा था मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी क्रिएशन एंड ग्रोथ। उसमें हमने वन कंट्री मॉडल पढ़ा था और उसके बाद टू कंट्री मॉडल है। टू कंट्री मॉडल जो है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी चूँकि हम जो टेक्नोलॉजी और ग्रोथ है उसके दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हैं तो टू कंट्री मॉडल जो है वो इस लिहाज से हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वन कंट्री मॉडल की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी कंट्री में अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है और R&D पर स्पेंडिंग्स हो रही हैं तो उससे जो है उसकी ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभार किसी एक कंट्री में जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो किसी दूसरी कंट्री में भी ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसी चैप्टर के स्टार्ट में कि टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा किसी मशीनरी को हम नहीं कहते हैं। टेक्नोलॉजी आइडियाज़ भी होती हैं, फार्मूलाज भी होते हैं जो कि एक तो उसकी कॉपी भी बनाई जा सकती है, नकल भी किया जा सकता है। यानी कि किसी चीज़ की हम कॉपी बना लें, उसी जैसी दूसरी चीज़ बना लें। इसको हम एक वर्ड इसके लिए कॉपी का यूज़ किया गया है और दूसरा जो लफ्ज़ है वो यूज़ किया गया है इमिटेशन का। इमिटेशन मीन्स कि आप जब किसी और की टेक्नोलॉजी या किसी और का आइडिया कॉपी कर लेते हो तो उसको हम इमिटेशन कहते हैं। टू कंट्रीज़ मॉडल आपकी बुक में है पेज नंबर 220 पर और इसमें लिखा है फ्रॉम द डिस्कशन इन सेक्शन 8.1 जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फर्म्स डिसीजन अबाउट टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन इज़ क्लियर दैट द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज अमंग फर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन के फर्म्स के दरमियान भी टेक्नोलॉजिकल जो आइडियाज़ होती हैं उसकी ट्रांसफ़र होता है। और इसके अलावा क्या होता है, व्हाट अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग कंट्रीज़ कि कंट्रीज़ भी टेक्नोलॉजी का तबादला करती हैं, एक्सचेंज होती रहती हैं। इसमें एक था पेज कहीं पर जहाँ पर पेज नंबर 222 पर है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इसमें ये था कि 1950s में वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जो जापानीज़ आर्मी थी तो वो ट्रक्स बना रही थी उसकी आर्मी के लिए ना, इंजीनियर्स थे जो ट्रक्स बनाते थे। तो उन दिनों ये होता था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती थी उनके दरमियान पाबंदियाँ लगा दी जाती थी कि कोई भी स्किल्ड वर्कर जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह से वो उनके इजाद किए हुए, उनके इन्वेंट किए हुए, उनके इनोवेशन किए हुए जो चीज़ें हैं वो कॉपी कर कर अपनी कंट्री में वो आइडियाज़ लेकर जाएगा और वहाँ पर भी इस तरह से तरक्की हो जाएगी। तो यूरोप की एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि मिडल एजेस में उन्होंने भी मुख्तलिफ़ जगहों से टेक्नोलॉजीज़ कॉपी की, इंपोर्ट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और फिर पेज नंबर 222 में ही नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें दिखाया जा रहा है कि यूरोपियंस ने टेक्नोलॉजी को जो है किस तरह कॉपी किया था। उन्होंने फूड क्रॉप्स की DNA कॉपी की थी, पोटैटोज़ की, कॉर्न की, टोमेटोज़ की, चिली पेपर्स की। दूसरी कंट्रीज से DNAs लेकर आए थे और अपनी कंट्री में इसकी कल्टीवेशन की थी, जिसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स के लिहाज से उन्होंने तरक्की की थी। और फिर 19th सेंचुरी की बात की जा रही है कि किस तरह ब्रिटेन ने बैन कर दिया था इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को, एक्सपोर्ट ऑफ सम काइंड्स ऑफ मशीन्स, कुछ मशीनरीज़ की एक्सपोर्ट्स भी बंद कर दी थी कि अगर हमारी मशीनरीज़ जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री में जाएंगी तो वहाँ जाकर इसी जैसी कंट्री जो मशीनरीज़ हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, जिससे हमें नुकसान होगा। और फिर जो है सोवियत यूनियन का ज़िक्र किया गया है और आखिर में बताया जा रहा है कि अब जो है टाइम ऐसा आ गया है कि ये जो पाबंदियां हैं ये लगाना बहुत मुश्किल हो गई हैं और अब जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। बहुत लोग जो हैं इसी पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो डिसगाइज में यानी छुप कर 1697 में बात की जा रही है कि एक बंदा था वो उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वो किसी दूसरी कंट्री में गया था और वहाँ पर उसने से बहुत सारी जो डच शिपयार्ड्स थी उसकी टेक्नोलॉजी को वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को, और वहाँ से कॉपी करके रशिया लेकर आ गया। और फिर रशिया में और ब्रिटेन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इसी तरह। तो इसका ज़िक्र किया गया है
तो इस लिहाज से हमारे लिए ये थोड़ा सा पढ़ना जो है ज़रूरी है। आवर एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र stresses the interplay of two different meanings by which a country can acquire a new technology। कि अगर एक कंट्री अगर टेक्नोलॉजी एक्वायर करती है तो इसके दो तरीके हैं। द फर्स्ट इज़ इनोवेशन, या तो वो ये करेगी कि एक नई चीज़ खुद से ईजाद करेगी, इन्वेंट करेगी, इनोवेट करेगी। और दूसरा तरीका क्या आ जाता है, द इन्वेंशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी के अलावा। द सेकंड इज़ इमिटेशन, दूसरा क्या है कि वो किसी से कॉपी करती है, कॉपिंग अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एल्सवेयर। कंसिडर टू कंट्रीज़ लेबल्ड 1 and 2। यहाँ पर जिस तरह हमने पिछली जितनी भी चैप्टर्स थे उसमें हमने जब टू कंट्रीज़ के दरमियान, अमंग टू कंट्रीज़ के दरमियान जब हमने कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल और एजुकेशन इन सब को पढ़ा था, तो उसी तरह हम यहाँ पर भी कंपेयर करने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए लेबर फोर्स को यूज़ करेंगे L1 और L2 के लिहाज से। We assume that the labor force of two countries are the same size. However, we allow the two countries to have different level of technologies. लेकिन जो दो countries हैं उसमें टेक्नोलॉजी का लेवल जो है वो अलग है, A1 और A2। As in the model of the last section, the labor force within each country is divided between output production and R&D. The level of output per worker in the two countries are thus। कि जिस तरह हमने पहले सपोज किया था उसी तरह लेबर फोर्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करने में बिज़ी है और दूसरा जो है हिस्सा वो इन्वॉल्व है R&D पर काम करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस आ जाती हैं Y1 और Y2 की, where gamma A1 is the fraction of the labor force in country 1 that is doing R&D, and gamma A2 is the same thing in country 2. Countries acquire new technologies either by creating them from scratch, invention, or by copying from abroad। बताया जा रहा है कि दो तरीके हैं, या तो वो कॉपी करते हैं या फिर वो इनोवेट करते हैं। फिर यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज का जिक्र किया गया है, एक है टेक्नोलॉजी फॉलोवर और दूसरा है टेक्नोलॉजी लीडर। कहा जा रहा है कि इनोवेशन को कॉपी तभी किया जा सकता है जब कि ऑलरेडी एक चीज़ इनोवेट हो चुकी हो, इन्वेंट हो चुकी हो। जब एक चीज़ इन्वेंट हो जाती है और जब दूसरी कंट्री उसको कॉपी करती है तो जो जिस कंट्री ने उसको इन्वेंट किया होता है उसको हम टेक्नोलॉजी लीडर कहेंगे, और जो कंट्री कॉपी कर रही है उसको हम टेक्नोलॉजी फॉलोवर कहेंगे, यानी कि वो उसको या उसके आइडियाज़ को फॉलो कर रही है। वी एज्यूम दैट इफ़ अ कंट्री टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लीडिंग कंट्री, कि अगर एक जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इट विल बी लेस एक्सपेंसिव फॉर द फॉलोवर कंट्री टू इमिटेट। तो जो फॉलोवर कंट्री होती है या जो कॉपी कर रही होती है वो कंट्री, उसके लिए एक ऑलरेडी इनोवेट की हुई चीज़ को दोबारा बनाना लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इट विल बी लेस एक्सपेंसिव फॉर द फॉलोवर कंट्री टू इमिटेट द टेक्नोलॉजी देन टू री इन्वेंट द टेक्नोलॉजी ऑन इट्स ओन। कि अगर वो ख़ुद से इन्वेंट करता है तो उसका ख़र्चा ज़्यादा आएगा, और अगर वो कॉपी करेगा तो उसका ख़र्चा कम आता है, वो लेस एक्सपेंसिव होता है। इन आवर मॉडल द वेरिएबल A represents the level of technology। The technology leaders will have a higher value of A than the technology follower। ये तो ऑब्वियस सी बात हुई कि जो लीडर होगा उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, यानी उसने खुद इन्वेंट किया होगा, और जो फॉलोवर होगा उसकी जो A होगी, यानी कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लो होगी, कम होगी। वी एज्यूम दैट द फ्रैक्शन ऑफ द लेबर फोर्स एंगेज इन R&D गामा A इज़ हायर इन कंट्री 1 दैन द कंट्री 2। और हम यहाँ ये भी सपोज कर रहे हैं कि जिस कंट्री ने इन्वेंट किया है उसमें जो फ्रैक्शन है उन लोगों का जो कि R&D में इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा है, यानी कि गामा A1 is greater than gamma A2। This assumption guarantees that country 1 will be the technology leader and the country 2 will be the technology follower in the model's steady state। In this case of the technology leader, the process of creating new technology is the same one that we examined earlier। अब ये फार्मूला जो है ये वही फार्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फॉर द वन कंट्री मॉडल, यानी कि A1 के ऊपर हेड लगा हुआ है। A1 के ऊपर हेड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये ग्रोथ रेट को मेंशन कर रहा है, और उसके साथ ही गामा A1 डिवाइड बाई म्यू आई किसके लिए यूज़ हुआ है? क्योंकि ये कंट्री 1 की बात की जा रही है, तो म्यू आई का मतलब है इन्वेंशन,
क्योंकि यहाँ पर दो कंट्रीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंट्री वन जो है वो इन्वेंशन कर रही है और कंट्री टू जो है वो उसको कॉपी कर रही है, यानी वो उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट वी नाउ डिजिग्नेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन, यानी कि हमने कहा था कि म्यू क्या चीज़ होती है। म्यू वो कीमत है कि जिस कीमत पर वो लोग नई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं या इन्वेंट कर रहे हैं, ये वो प्राइस होती है। विच इन द लास्ट सेक्शन वॉज सिंपली कॉल्ड म्यू एस म्यू आई, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंशन, और यहाँ पर इन्वेंशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, वी नाउ टर्न टू कंट्री टू कॉल्ड म्यू सी। अब वो जो कंट्री टू होगी उसके लिए जो म्यू के साथ आई जो है वो नहीं लगेगा बल्कि सी लगेगा, क्योंकि सी मेंशन कर रहा है कॉपी को, और कॉपिंग पर यानी कि किसी चीज़ की इमिटेशन पर, उसको कॉपी करने पर जो कॉस्ट है वो हमारा कम आता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी वियर इमिटेशन इज सी। क्लियर है। Our key assumption is that the cost of copying goes down as technology gap between the follower and the leaver country widens। यानी कि दो कंट्रीज़ के अगर हम टेक्नोलॉजी लेवल को कंपेयर करते हैं और कंट्री ए जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत हाई है और टेक्नोलॉजी जो कंट्री टू है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत लो है, तो उनके दरमियान जो फ़र्क होगा वो बहुत बड़ा होगा टेक्नोलॉजी गैप का, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज टू जस्टिफाई दिस assumption. One justification is that not all technologies are equally easy to imitate, and that the further behind the leader follower is, the more easy to imitate technology that are available to copy. Alternatively, we could say that what affects the cost of imitation is the time since a new technology is invented. Cost of imitation जो है जिसको यहाँ पर हम सी से मेंशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम कॉपी करते हैं तो ये सस्ता पड़ता है हमें, क्योंकि इन्वेंट जब हम करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को तो उस पर ख़र्चा या उस पर R&D का ख़र्चा ज़्यादा आ रहा होता है। Thus the farther the follower lags behind the leader, the older are the technologies that the follower wants to imitate. पेज नंबर 222 पर देखें, हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा म्यू सी का वो हो जाएगा C/A1/A2। इट मीन्स के जो हमारा म्यू सी है, जो ख़र्चा आ रहा है इनोवेट करने पर या कॉपी करने पर न्यू टेक्नोलॉजी को, वो रेशो है A1/A2 का, ठीक है। वी मेक 3 assumptions अबाउट दिस कॉस्ट ऑफ कॉपिंग फंक्शन। ये जो हमने पढ़ा इसके बारे में हमारे पास जो assumptions हैं वो क्या हैं। फर्स्ट, वी assume that it downward sloping, that the cost of copying fall as the technology gap between the two countries increase, कि दो कंट्रीज़ जो हैं अगर वो टेक्नोलॉजी वाइज दोनों में ज़्यादा फ़र्क है तो उनका कॉस्ट ऑफ कॉपी जो है वो कम होगा। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी वाइज बिल्कुल सेम हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इसका A1/A2 जो है वो बिल्कुल सेम आता है, इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। इक्वल टू 1 कैसे आएगा कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्री 1 इज़ इक्वल टू लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्री 2। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो कंट्री 2 को कंट्री 1 से जो टेक्नोलॉजी है उसको इमिटेट करने की या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो इन्वेंट करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो उसको इन्वेंट करे। तो फर्स्ट इसकी जो अजम्पशन है वो ये है। सेकंड क्या है, वी एज्यूम दैट एज़ द रेशो ऑफ A1/A2 गोज़ टू इन्फिनिटी, यानी कि इनकी जो इनका जो डिफरेंस है इन्फिनिटी की तरफ जब जाता है, द कॉस्ट ऑफ कॉपिंग फॉल्स टू ज़ीरो, तो कॉपी करने का जो ख़र्चा करने है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द गैप इन टेक्नोलॉजी वर इनफाइनेटली लार्ज देन इमिटेशन वुड बी कॉस्टलेस, ठीक है। फाइनली वी एज्यूम दैट द रेशो ऑफ A1/A2 अप्रोचेज़ 1। अप्रोचेज़ 1 का क्या मतलब है? अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर दोनों की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सेम है तो फिर इसका रेशो अप्रोच करेगा 1 को, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कॉपिंग अप्रोच इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन, तो फिर जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन के बराबर होगी। इस बात को समझें, ये जो हमने 2 कंट्री वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर A1/A2 एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, यानी फ़र्ज़ करें A1 की वैल्यू भी 20 है और A2 की वैल्यू भी 20 है, तो 20/21 आ जाएगा। इट मीन्स ये सेम है, ठीक है। तो इनकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन के बराबर होगी। और अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं आते, A1/A2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, टेक्नोलॉजी गैप आ जाता है, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कॉपिंग है वो बहुत कम होगी,
ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ द फॉलोअर कंट्री इज़ वेरी नियर द टेक्नोलॉजी लीडर, it gets very little benefits from copying technology rather than inventing its own. पेज नंबर 223 पर देखें, फार्मूला बताया गया है। गिवन अ वैल्यू ऑफ UC, द रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रोथ इन कंट्री 2, गिवन बाय एन इक्वेशन इन द सेम फॉर्म एज द ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंट्री 1। हमने पिछले पेज पर कंट्री 1 का फार्मूला यानी उसकी ग्रोथ रेट मालूम की थी। A1 हेड था और यहाँ पर है A2 हेड, ठीक है। वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू लुक एट द स्टेडी स्टेट ऑफ द मॉडल। द की इनसाइट इज़ दैट इन द स्टेडी स्टेट द टू कंट्री विल ग्रो एट द सेम रेट। कि अगर हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि कंट्रीज़ जो दोनों हैं वो स्टेडी स्टेट पर हैं, तो फिर क्या होगा, दोनों जब ग्रो करेंगे तो वो सेम रेट पर ग्रो करेंगे। अब हमारे पास जो है वो डायग्राम आ जाता है पेज नंबर 8.3 पर। इट शोज़ दैट वाई दिस इन दिस केस इट graph the growth rate of A in each country as a function of this ratio, the ratio of technology in the leader country to technology in the follower country. If this ratio is 1, अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हम बात करते हैं रेशो बराबर हो 1 के तो इसका क्या मतलब होता है। यहीं पर देखें, जब लिखा हुआ है रेशो ओवर 1 तो उसके साथ उसका मतलब भी लिखा गया है। इसका मतलब ये है इफ़ कंट्री 2 हैड द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज कंट्री 1। रेशो इक्वल टू 1 होने का मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान टेक्नोलॉजी का लेवल सेम है, ठीक है। और देन वी वुड नो द टेक्नोलॉजी वुड बी ग्रोइंग मोर क्विकली इन कंट्री 1 दैन इन कंट्री 2। अगर दोनों की कंट्रीज़ जो हैं वो सेम हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो कंट्री 1 ज़्यादा जल्दी तरक्की करेगी कंट्री 2 से। अब इसका रीज़न क्यों है, क्या है कि क्यों जो है वो ज़्यादा तरक्की करती है। दैट इज़ इन दिस केस द टू कंट्रीज़ वुड हैव द सेम कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ वाइल कंट्री 1 हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ गामा ए, क्योंकि उसका फ्रैक्शन जो है गामा का वो ज़्यादा है, इसीलिए वो तरक्की सिर्फ ज़्यादा कर सकती है। अगर हम स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे तो बेशक दो कंट्रीज़ के दरमियान अगर टेक्नोलॉजी का लेवल सेम हो, गामा के ज़्यादा होने की वजह से यानी फ्रैक्शन जो कि R&D पर यूज़ हो रहा है, अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी। देन does countries too, by contrast, if this ratio were infinite, then the cost of acquiring new technology would be 0 and country 2 would be experiencing फास्टर टेक्नोलॉजी ग्रोथ दैन कंट्री 1। और जो कॉपी करने वाले कंट्री है, कंट्री 2 है, अगर वो कॉपी करेगी तो उसका ख़र्चा कम आएगा कॉपी करने पर और वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगी। ये इसकी एक तरह से समरी है। At some ratio of A1 A2 between 1 and infinity, the two countries will have the same growth rate of A, and the ratio of the level of technology in the two countries will remain constant. This will be the steady state. Note also that this steady state is stable. If ratio starts off above the steady state, and A2 will grow faster than A1 and the ratio will fall. यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, दो डायग्राम्स हैं। ऊपर पहले कॉस्ट ऑफ कॉपिंग का बताया जा रहा है कि म्यू आई से जो है वो A1 A2 जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाता है, हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये कर्व। इसका मतलब ये है कि जब जैसे जैसे A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है जो कॉस्ट ऑफ कॉपिंग है वो कम होता जाएगा। और उसके बाद फिगर 8.3 का जो डायग्राम है उसमें स्टेडी स्टेट बताया जा रहा है कि कंट्री 1 और कंट्री 2 के दो कर्व्स हैं, A1 और A2 के। A1 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और A2 जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री 2 जो है वो कॉपी कर रही है, इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। Given that two countries will grow at the same rate, we can easily solve for their relative level of technology. Setting the two growth rates equal, we get for example this. हमारे पास फार्मूला आ गया, हमारे पास UC की वैल्यू आ जाती है गामा A2 डिवाइड बाई गामा A1 मल्टीप्लाई बाई म्यू आई, और आई जो है वो मेंशन कर रहा है किस चीज़ को, इन्वेंशन को।
इसके बाद की जो का जो पैराग्राफ है, समराइजेशन है, इसको आप ख़ुद स्टडी कर लें, बहुत इजी है। ये जो चीज़ आप लोगों को लॉजिक समझाई गई है, यहाँ पर उसी को एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है और उसकी फिर डायग्राम्स भी हैं। पेज नंबर 229 पे देखें। द लेक ऑफ अ सिंगल technology leader in the world today does not mean that the model fails to serve a useful purpose. The lack of a single technological leader, कि अगर वो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल जो लीडर्स होते हैं अगर वो कम है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जो है इस मॉडल को समझने के लिए या इस मॉडल के लिए जो हमने पढ़ा वो आइडिया जो है वो फेल हो जाएगा। रादर बल्कि ये किस काम के किस चीज़ के लिए ज़रूरी है ये मॉडल? इट सजेस्ट, ये मॉडल हमें बताता है दैट वी शुड फोकस ऑन द मॉडल्स जनरल लेसन इंस्टेड ऑफ द पर्टिकुलर रिजल्ट्स। द जनरल लेसन ऑफ द मॉडल इज़ दैट इंक्रीज्ड R&D स्पेंडिंग विद इन अ गिवन कंट्री विल हैव टू इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर बात की जा रही है गामा की, कि अगर हम R&D का जो रेशो है वो बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा? इससे दो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। First, it will change the country's relative position in the world technological hierarchy, and thus bring a period of transitory growth in both technologies and income within the country. और दूसरी क्या है? Increased R&D spending in a given country will lead to a faster growth in technology for the world as a whole. कि पूरी कंट्री पर जो है ये अच्छा इफ़ेक्ट दिखाएगा। इसके दो इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। दो इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? यानी कि विद इन द कंट्री भी हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो हमें फ़ायदा देती हैं, हमारी ट्रांजिटरी ग्रोथ में इजाफ़ा करती है, और दूसरी बात ये कि वो एज अ होल पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए और उसको फास्टर करने के लिए लीड करती हैं। हम फिर लीडर कंट्रीज़ में से आ जाते हैं। ये हो गया हमारा टू कंट्रीज़ मॉडल। इसको ज़्यादा जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ लें, इसके डायग्राम्स थोड़े से देख लें और इसके फार्मूलाज थोड़े से देख लें, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन का, यानी कि ग्रोथ इन द ओपन इकोनॉमी का, जो कि पेज नंबर 305 पर है, चैप्टर नंबर 11। तब तक जो है आप प्रीवियस टॉपिक्स जितने हमने किए हैं वो स्टडी कर लें, जहाँ पर मुश्किल आपको पड़ती है वो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम जो है उस आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते जाएं, उसके भी आंसर्स मैं दे दूँगी और आगे फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।